नमस्कार, 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। 2024 का इलेक्शन कितनी नजदीक है ये बताना अभी इतना जरूरी नहीं है, लेकिन इतना आपको तो मालूम है कि जो मुद्दे उठ रहे हैं वो जरूरी हैं और बताना भी जरूरी है कि नेता इस समय क्या बोल रहे हैं, उनके मायने क्या है, वो बताना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं और किस नीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं और क्या रणनीति अख्तियार कर रहे हैं। तो चलिए 24 की खबर में आज शुरुआत राहुल गांधी से करते हैं। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया। राम मंदिर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने बोलते हुए कहा है कि देश में राम मंदिर की कोई लहर नहीं है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि ये बीजेपी और आरएसएस का निजी कार्यक्रम था। कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। मगर हमारी क्लैरिटी है, हमारा क्या प्रोग्राम है। हमने आपसे बोला पांच न्याय देश को मजबूत बनाने के लिए, ये हमारा प्लान। तो आपने सुना, राहुल गांधी ने बड़ा जुबानी वार किया है आरएसएस और बीजेपी पर। प्रधानमंत्री का भी नाम लिया और इसे पॉलिटिकल फंक्शन बता दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और नसीहत भी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें आस्था का पता तक नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए ये भी कहा कि राहुल गांधी को अयोध्या जाना चाहिए था, राहुल गांधी को आस्था का सम्मान करना चाहिए था, यह राजनीतिक विषय नहीं था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि यह आस्था का विषय था। लेकिन अलग के जिनका नाम आप ले रहे हैं राहुल गांधी जी, उनकी समझ नहीं है, कोई उनको आस्था का पता नहीं है, दुनिया की आस्था क्या है। वरना तो आज के दिन अगर सारा समाज राममय है तो उनको भी राममय होने के नाते से अयोध्या में स्वयं आना चाहिए था। उनको निमंत्रण दिया गया, वो तो निमंत्रण इसलिए उन्होंने ठुकरा दिया। हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं, ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये लोगों की आस्था का विषय है। उनको भी उस आस्था का सम्मान करना चाहिए था। अगर अच्छा होता अयोध्या में आकर के राम जन्म मंदिर के ऊपर वो भी उसका पूजन करते, दर्शन करते, लेकिन अलग से अपनी डफली बजाने के लिए वहां बैठे रहे। राम मंदिर पर राज्य और देश में खूब बात हो रही है। हरियाणा में भी ये चर्चा का विषय रहा है। कांग्रेस पार्टी ने सम्मान के साथ ये निमंत्रण अस्वीकार किया था, लेकिन बीजेपी कहती है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया था। अब इस पर राजनीति होना लाजमी भी था। अब दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी सुना, राहुल गांधी को भी सुना, लेकिन हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह मानना है कि ये विषय ऐसा है जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राम सबके हैं। मंदिर के दरवाजे राजीव गांधी ने खोले थे, राम सबके हैं, एक उसके नहीं है, राम सबके हैं। कोई राजनीतिक मैं इससे वो नहीं देखता हूँ, सबके राम। तो इसका बीजेपी को कोई फायदा हो? बीजेपी का फायदा, मैं कह रहा हूँ राम सबके हैं, कोई एक बीजेपी या कांग्रेस पार्टी की थोड़ा है। अब आपने ये देख ही लिया कि बीजेपी और कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर आमने सामने। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में विपक्ष के ना जाने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष के नेताओं समेत कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जमकर घेरा है। देखिए, ऐसा है, अब चाहे वो सवेरे शाम राम की पूजा करें, लेकिन स्वागत समारोह का पत्र को ठुकरा कर उन्होंने अपनी औकात बता दी और हिंदुस्तान की जनता ने उनको देख लिया। अब तो सिर्फ वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं कि किसी प्रकार से ये जो हम कर बैठे और कर वही बैठे जो उनकी भावना थी। अगर उनकी भावना ठीक होती तो ये जो काम कल हुआ है ये आजादी प्राप्त होने के तुरंत बाद हो जाना चाहिए था। और वहीं हमीरपुर में राम मंदिर को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह कहा है कि रामलला को अपना स्थान आखिरकार मिल गया है, क्योंकि इसका इंतजार दशकों से और सदियों से किया जा रहा था।
बीजेपी देश में केवल एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने अपने विचारधारा के अनुरूप काम किया और जन्म से लेकर इसे यहां तक भी संभाल कर रखा। वर्षों का इंतजार खत्म हुआ। रामलला जी को भव्य राम मंदिर में स्थान मिला और सैकड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों की, भारतवासियों की, 140 करोड़ भारतवासियों की एक बहुत लंबे समय की मांग वो पूरी हुई। लेकिन एक बात तो साथ में सिद्ध होती है, भारतीय जनता पार्टी देश में केवल एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अपनी विचारधारा को और वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी विपक्ष को आईना दिखाया है। उन्होंने निशाना साधा और ये भी कहा कि जो लोग राम मंदिर को लेकर बातें करते थे आज विपक्ष में बैठे हैं, वो भी अब अपनी ओर से ये कहते हैं कि भगवान राम के नाम पर वोट मिल जाए। और तब लोगों ने अपने फायदे के लिए राम को काल्पनिक भी बताया था। सीधे सीधे कांग्रेस को भी निशाने पर लिया गया। अगर मैं राम मंदिर के पक्ष में बोल लूंगा तो राम मंदिर का फायदा मुझे होगा, मैं खिलाफ बोल लूंगा तो उसको वो भी तो कोई फायदे के लिए कर रहा है ना। जो लोग ये कह रहे हैं कि राम का अस्तित्व नहीं है, वो भी किसी फायदे के लिए कह रहे होंगे। जो ये कह रहे थे कि भाई ये तो केवल कल्पना है, उसको मान नहीं रहे थे, तो वो किस लिए कर रहे थे? वो भी तो इसीलिए कह रहे थे ना। ठीक है, अगर हमें इसका लाभ मिलता है तो अच्छी बात है। हम विश्वास करते हैं कि भगवान राम थे और वो दुनिया के आदर्श हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो उस पर हमारा विश्वास है। अगर हमारे विश्वास में वोट मिलती है तो ठीक है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बयान दिया, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर पलटवार किया है। उन्होंने सीधे सीधे एक बात कही कि राजनीतिक रोटियां सेकने का काम जयराम ठाकुर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम राम के आदर्शों पर चलते हैं तो बीजेपी को पीड़ा होती है। देखिए, हम तो खुद सनातन धर्मी हैं, मुझे किसी चीज के एहसास की नहीं, क्योंकि उनको तो हर चीज में राजनीतिक रोटियां सूझती हैं नेता प्रतिपक्ष। तो इसलिए जब भी हम शुभ कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं और भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं, तो उस दृष्टि से उनको जो भी हमारे अच्छे कार्य से पीड़ा होती है। मैं तो कहूँगा कि आप भी सनातन धर्म के जो आदर्श है और राम के आदर्श है उन पर चलें। देखिए, हम तो खुद सनातन धर्मी हैं, मुझे किसी चीज के एहसास की नहीं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से भी खबरें इतनी खास बातचीत की और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो वार किया उस पर पलटवार जयराम ठाकुर ने भी किया है। उन्होंने कहा कि राजनीति को राजनीति की जगह रखना चाहिए। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि भगवान राम तो सभी के हैं, बीजेपी का विरोध करते करते ये राम का भी विरोध करने लग गए। मेरा ये मानना है कि राजनीति की जगह है और खासतौर से अभी का ये जो दौर था ये राजनीति का था ही नहीं। और भाजपा को विरोध करते करते कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता राम का विरोध करने पर आ गए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है और मैं समझता हूँ कि राम सबके हैं और सबके लिए आशीर्वाद उनको प्राप्त होना था, लेकिन जहां जिस प्रकार से उनने जो किया है वो गलत किया है। अयोध्या में श्री रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं और इसी पर सियासत इर्द गिर्द चल रही है। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए जवाब भी दिया था, लेकिन साथ ही अपनी आस्था को भी बताया है, दिखाया है। दरअसल अब सवाल ये भी था कि हरियाणा की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल कब अयोध्या जा रहे हैं। 2024 में वैसे तो राजनीतिक तौर पर राम मंदिर पर खूब बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हर इंसान की, हर व्यक्ति की आस्था भी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर राम भक्त भी अयोध्या जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इसी विषय पर सवाल भी किया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये बात भी कहते नजर आए कि 8 या फिर 9 फरवरी को वो अयोध्या जा सकते हैं। मेरा एक बारी 8-9 फरवरी में आएगी, क्योंकि वहाँ हर एक के दिन में ड्यूटियाँ बांटी गई हैं। हरियाणा के लोगों को एक स्पेशल ट्रेन लेकर के 8 या 9 फरवरी में मेरा एक बारी 8-9 फरवरी में आएगी, क्योंकि वहाँ हर एक के दिन।
अब बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल के साथ वो मौजूद रहे। गांधीनगर लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन उन्होंने किया है और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर कई बातें भी कही। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि ये कार्यालय और इसके साथ साथ जो अन्य कार्यालय चुनाव की दृष्टि से खोले जाएंगे, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे आशा ही नहीं विश्वास भी है कि हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 लोकसभा चुनाव में जरूर जीत दर्ज करेंगे। कार्यालय और इस कार्यालय के साथ साथ जो अन्य कार्यालय आज चुनाव की दृष्टि से खोले जाएंगे, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के 2024 के चुनाव में हम यशस्वी भी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बीजेपी के नेता आश्वस्त हैं कि 2024 में एक बार फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन ऐसे में जो प्रचार का सिलसिला है वो बहुत तेज हो गया है और अलग अलग तरीके से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की हम बात करें, जिनको आप देख भी पा रहे हैं, एक सार्वजनिक रैली के दौरान उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि आज हम सब लोग कर्नाटक से अपने आदिवासियों को वापस लेकर आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक मोदी है, भारत के एक भी नागरिक का बाल विवाह का नहीं होगा। आज कर्नाटक से हमारे आदिवासी भाइयों को हम लोग वापस लेके आए हैं। जो सूचना मुझे मिली दूरभाष पे कि वहां अटक कर बंधुआ मजदूर बनाया गया, तालियों की गड़गड़ाहट बजाए हम प्रशासन और सरकार के लिए कि हमारे मजदूरों को कर्नाटक से वापस सुरक्षित। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 10वां दिन था। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर असम में खूब बवाल हुआ। पुलिस की मौजूदगी में कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के साथ कुछ देर के लिए झड़प भी देखी गई। शहर में एंट्री करना चाहते थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। उसके बाद राहुल गांधी ने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। क्या कहा आप खुद सुनिए। यहाँ पे जो पुलिस के अफसर बैठे हैं, खड़े हैं, देखिए, हम जानते हैं कि आपको अपना काम करना है। आपकी गलती नहीं है, आप लोगों को ऑर्डर मानना है और आपने अपना काम अच्छा किया। एक आदमी यहां आया, बस के सामने लेट गया, आपने अच्छा काम किया, मगर आप एक बात याद रखो, अब बेशक राहुल गांधी अपनी यात्रा को लगातार आगे बढ़ा रहे हो। असम में तो राजनीतिक बवाल भी देखने को मिला, आपने तस्वीरों में भी देखा। लेकिन राहुल गांधी की न्याय यात्रा में जो बवाल हुआ उसको लेकर अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पूरी तरह से नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने डीजीपी को बाकायदा निर्देश भी दे दिए। राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। असम में राहुल गांधी की यात्रा लगातार आगे बढ़ तो रही है, लेकिन साथ ही कुछ विवाद भी इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। एफआईआर दर्ज करने के निर्देश अब दिए गए हैं, तो उसके बाद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि राहुल गांधी ने इससे पहले भी कहा है कि कोई भी विचारधारा उन्हें रोक नहीं सकती, उनकी विचारधारा यूं ही चलती रहेगी। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि क्या कानूनी कार्रवाई राहुल गांधी पर होती है, क्योंकि यात्रा तो आगे बढ़ रही है, उतनी ही मुश्किलें उनके साथ भी चल पड़ी हैं। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर इस यात्रा में चल तो रहे, लेकिन ये राजनीतिक यात्रा सफल होगी या नहीं, वक्त बताएगा। और वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राहुल गांधी की इसी यात्रा को लेकर प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश की एकता और अखंडता के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी राहुल गांधी की न्याय यात्रा से डर गई है, इसलिए यात्रा में खलल डाली जा रही है। राहुल गांधी जी देश की एकता और अखंडता के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने शुरू की और सभी लोकतंत्र में अधिकार है किसी देश की, किसी राज्य की भूमि पर जाकर वो कोई भी यात्रा शुरू कर सकते। उनको रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता, पर जो भी सरकार है उनको रोकने का कोशिश कर रही है वो गलत है। और राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा को रोकने का वैसे तो किसी में दम नहीं है।
क्योंकि वो खुद इतने मजबूत व्यक्ति है कि वो इन चीजों से घबराने वाले नहीं। और वहीं शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने खबरें तक से खास बातचीत की है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर उन्होंने निशाना साधा। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कोई औचित्य नहीं है, कांग्रेस की यात्रा का कोई भी मतलब नहीं। देखिए, कहाँ मुझे नहीं मालूम है, मैंने सारी चीज की जानकारी ली भी नहीं अभी, क्योंकि हम कार्यक्रम से ही सीधे आए हैं अभी। मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारत न्याय यात्रा का कोई अर्थ नहीं है। क्या कहना चाहते हैं, क्या उसमें लक्ष्य है, क्या वो मतलब लोगों को समझाना चाहते हैं, और इस चीज में अभी तक कांग्रेस के ही नेता कंफ्यूज हैं कि उनके नेता ने यात्रा तो शुरू की है, इसका मतलब क्या है, किस बात के लिए, किस लक्ष्य के लिए किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि राहुल जी जो करते हैं वो बहुत कम लोगों को समझाता है। देखिए, कहाँ मुझे नहीं मालूम है, मैंने सारी चीज की जानकारी ली। और असम के मुख्यमंत्री पर अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार वोरा ने प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी का नाम अब तक किसी भ्रष्टाचार के मामले में शामिल नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि आज पूरे देश में असम की महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित है। राहुल जी का नाम कोई करप्शन चार्ज में नहीं है। तो रावण कौन उठा है? रावण कौन है जिसने सीता को अपहरण किया? असम में आपको मालूम है, तिनसुकिया में एक शाही बागान का लड़की दामिनी प्रजा, इसको रेप किया बीजेपी का कर्मी ने। इसके बाद जब पुलिस थाना में केस हुआ, उसका माँ को बीजेपी और पुलिस जाकर धमकी दिया कि केस को विड्रॉ करो, नहीं तो तुम्हारा खतरा होगा। और दामिनी प्रजा का माँ ने सुसाइड किया। तो आज पूरा देश भर में असम में सबसे ज्यादा महिला असुरक्षित है। तो रावण जहाँ पे होता है वहाँ पे महिला असुरक्षित होता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने यह कहा है कि बीजेपी सरकार जितना अत्याचार कर रही है, जितनी यहां पर पाबंदियां लगाएगी, उतना ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा और राहुल गांधी का हाथ और ज्यादा शक्तिशाली होगा। और उन्हीं की बाद में ये पछताना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा राज सरकार जितने भी अत्याचार करेगी, जितने भी पाबंदी लगाएगी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और राहुल गांधी जी का हाथ और शक्तिशाली होगा। वो समझ नहीं पा रहे भाजपा सरकार की हमारे यात्रा का क्या विकल्प हो सकता है, और उन्हीं की बाद में ये पछताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा राजनीतिक भूल कर रहे हैं। तो आपने सुना अब कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। इस यात्रा को और भी ज्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि बीजेपी इससे डर गई। इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। बीजेपी का रिएक्शन इस पर क्या होगा, देखने वाली बात है। और वही असम के दमदमा में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भी ठीक यही बात की। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री यात्रा के लिए जो भी कर रहे हैं, इससे यात्रा को फायदा ही हो रहा है। मंदिर में जाने का रोकना, कॉलेज में जाने से रोकना, अब यहाँ पे पद यात्रा रुकवानी, ये तो इनकी स्टाइल है। इंटिमिडेशन टैक्टिक से हम इंटिमिडेट नहीं होते इन लोगों से, इनसे डरते नहीं हैं। तो हमारा तो फायदा है। हमारा जो मैसेज है, न्याय का मैसेज है, वो तो जा रहा है, गांव में जा रहा है, क्योंकि जनता अपने आप से पूछ रही है कि भैया ये हो क्या रहा है। राहुल जी मंदिर जाना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं? राहुल जी स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं? पद यात्रा नड्डा जी की चली जाती है, बजरंग दल की चली जाती है, मगर कांग्रेस पार्टी की नहीं जा सकती। वो ट्रैफिक नहीं रोकते हैं, उनकी पदयात्रा ट्रैफिक नहीं रोकती है, हमारी पदयात्रा ट्रैफिक रोकती है। तो क्लियर है। अब बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए और नेताजी को याद भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व की सरकार को भी जमकर बातों ही बातों में घेरा है। तो सुभाष चंद्र बोस हमारे लिए, जैसा मैंने बताया, वो कोई व्यक्ति नहीं थे और केवल नेता भी नहीं थे, वो एक पराक्रम की मूर्ति थे। पिछली सरकारों ने उनको कभी याद नहीं किया। मोदी जी ने आने के बाद बहुत काम किए सुभाष चंद्र बोस के। उनकी
तो आपने सुना, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ तौर पर कहा और यह भी कहा था कि इंडिया गेट पर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया है, जबकि पूर्व की सरकारों ने नेताजी की पहचान के लिए कोई भी बड़ा काम नहीं किया है। उन्होंने सीधे सीधे पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। और वहीं रोहतक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने भी कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली, साथ ही कांग्रेस की गुटबाजी पर भी सवाल खड़े किए। कटाक्ष करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी मुद्दों से ध्यान भटकाती है, गुटों में बटी हुई है और आज तक वो सिर्फ संगठन तक बनाने तक भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है, जबकि बीजेपी ने देश को जोड़ने का काम किया। 55 साल तक कांग्रेस ने बेशक शासन किया, लेकिन हमेशा देश को बांटने का ही काम किया। मैं देख रहा हूं कांग्रेस में कोई संगठन नाम की चीज नहीं है। कांग्रेस में आपसी लड़ाई है। कांग्रेस में 2 गुट हैं और दोनों गुट मंच के ऊपर इकट्ठा नहीं बैठ सकते। मैंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर व्यक्ति के साथ व्यक्ति लगे हुए हैं और जब व्यक्ति के साथ व्यक्ति होते हैं ना प्रदेश का भला होता है। और रोहतक में ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। हरियाणा में सभी की 10 लोकसभा सीट जीतने का भी दावा किया गया और यह भी कहा गया कि केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी और सरकार की नीतियों से हर वर्ग काफी खुश है। देखिए, हमारी पूर्ण तैयारियां हैं। लोकसभा का चुनाव जब भी चुनाव आयोग घोषणा करेगा, हमारा पूरा का पूरा संगठन मजबूती से वो लोकसभा के चुनाव को लेकर के तैयार है। नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में जो काम किए हैं, उन कामों को लेकर के जनता के अंदर विश्वास बढ़ा है और लोग नरेंद्र मोदी जी को श्रद्धा से प्रेम करते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी एक कोशिश कर रही है कि अपने पांव जमीन पर मजबूत किए जा सके, यानी कि ग्राउंड लेवल पर भी आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़े। हरियाणा में आम आदमी पार्टी कई मुद्दों को लेकर बातचीत करती है। हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने हरियाणा सरकार पर एक बार फिर से जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक योजना को लेकर भी सवाल खड़े किए। 2022-23 में और 2023-24 में लगातार 20-20 हजार मकानों की मांग हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से की। केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार की दोनों वर्षों की मांगों को लगातार सिरे से खारिज कर दिया। ये गरीबों को मकान देने का सपना दिखाना केवल जुमला साबित है। हरियाणा सरकार वायदे करती है, जुमले छोड़ती है, परंतु काम नहीं करती। पार्टी हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कांग्रेस सरकार की ओर से चलाए जा रहे सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम पर सवाल खड़े कर दिए। पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने हमीरपुर में यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू किए गए जनमंच कार्यक्रम को मौजूदा सरकार की ओर से अपनाया गया है, जबकि जब विपक्ष में कांग्रेस पार्टी थी तो इस जनमंच कार्यक्रम का विरोध किया जा रहा था, लेकिन आज एक नया कार्यक्रम, नया नाम बदल कर किया गया है। ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है। जब भी सरकारें नहीं, अलग अलग समय में अलग अलग तरह के कार्यक्रम जो थे वो आते रहे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछली रही तो उसमें इन सभी कार्यक्रमों की समीक्षा करके कि लोकतंत्र में लोगों की बेहतरी के लिए क्या अच्छा हो सकता है, ताकि सरकारी कार्यालयों के उनको चक्कर ना काटने पड़े। और दूसरे ओर ऊना के हरौली में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। साथ ही उन्होंने बढ़ते नशे पर भी पुलिस प्रशासन को सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम सबको एक होना है।
एक बात में स्पष्ट है, हमारे डीएसपी साहब भी बैठे हैं, हमारे एसएचओ भी बैठे हैं, चिट्टे वाला कोई बख्शना नहीं है, जो मर्जी हो जाए। आपने अभी छोटे बच्चों के यहाँ पे देखा, सोच देखी, कोई मर्जी हो जाए, चाहे बड़े से बड़ा नेता आपको फोन कर दे, नशे को लेके कोई प्रधान फोन करे, उप प्रधान फोन करे, पंच फोन करे, कोई कहे मैं कांग्रेस का हूं, कोई कहे मैं उस पार्टी का हूं, वो किस मर्जी पार्टी का हो, वो चाहे मेरे पीछे ही क्यों ना खड़ा। 24 की खबर में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।